हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बीएड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन के बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हमारे पास इसमें सर्व शिक्षा अभियान है और उसके बाद आरटीई 2009 है। तो हम इसको डिस्कस करें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंक्लूजन इन एजुकेशन होता क्या है। इंक्लूजन इन एजुकेशन का मतलब हो गया कि इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को, मतलब कि डिसेबल चाइल्ड को और नॉन डिसेबल चाइल्ड को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना स्कूल्स के अंदर। इसको हम इंक्लूजन इन एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए हम सर्व शिक्षा अभियान पढ़ लेते हैं, जो कि लेकिन हम सर्व शिक्षा अभियान इंक्लूजन इन एजुकेशन जो डिसेबल चिल्ड्रन के लिए है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो SSA was pioneered by our Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. It was started in 2000-2001. It aimed to provide free and compulsory education to children. Its goal included universal access and retention, removing gender and social gap by providing education. 0% rejection policy was adopted by government. यस, सर्व शिक्षा अभियान को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था। ये 2000 और 2001 में के बीच में स्टार्ट हुआ था। इसका मेन जो एम था वो यही था कि हमें हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। हमें ये नहीं देखना कि हमारे पास कौन सा बच्चा आ रहा है, क्या उस बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है और क्या इस बच्चे में डिसेबिलिटी नहीं है तो सिर्फ उसको लूँ, डिसेबल चाइल्ड को हटा दूँ, मतलब उसको रोक दूँ कि तू मत आ या तेरे लिए ये स्कूल नहीं है। ऐसा नहीं करना है। जो भी बच्चा आपके पास आ रहा है उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन आपने प्रोवाइड करनी है, आपने उसको लेना ही लेना है। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि इनका इस सर्व शिक्षा अभियान का गोल क्या था। इसका ये गोल था कि सबसे पहले तो ये था कि हमें हर बच्चे को स्कूल्स के अंदर लेके आना, उन्हें इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करना है और उन्हें मतलब कि रोक के रखना है स्कूल्स के अंदर, ताकि वो कम से कम अपना जो 14 ईयर्स का एजुकेशन है वो तो कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो एक्सेस, एनरोलमेंट और रिटेंशन, ये 3 गोल था सर्व शिक्षा अभियान का। और इसके अलावा जो गोल था वो ये भी था कि हमें जेंडर गैप, जो सोशल गैप है, जेंडर गैप है, ये भी रिमूव करना है, क्योंकि ये जेंडर गैप और सोशल गैप उस वक्त बहुत ज़्यादा था। तो इसको रिमूव करने के लिए भी एक कदम उठाया गया था और ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत, और जिसमें ये बात कही गई कि 0% रिजेक्शन पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। 0% रिजेक्शन पॉलिसी का मतलब हो गया कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को अगर वो एडमिशन लेने आता है तो उसकी डिसेबिलिटी के बेसिस पर या उसकी जेंडर के बेसिस पर या उसकी सोशल स्टेटस के बेसिस पर उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। कोई भी बच्चा आपके पास आ रहा है, आपने उसको एडमिशन देनी है। ठीक है, आपने उसकी कास्ट नहीं देखनी, आपने उसका कलर नहीं देखना, आपने उसका जेंडर नहीं देखना, आपने उसकी डिसेबिलिटी नहीं देखनी है। आपने ये देखना है कि आपके पास बच्चा आया है और अगर वो आया है तो आपने उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आपने उसको एडमिशन देनी ही देनी है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान था। और अब हम जो मतलब आगे बढ़ेंगे वो हम डिसेबल चिल्ड्रन के लिए सर्व शिक्षा अभियान ने क्या क्या बात कही या क्या क्या रोल प्ले किया उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, रोल ऑफ SSA इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो क्या क्या रोल था SSA का इंक्लूसिव एजुकेशन में। सबसे पहला रोल था आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबल्ड और स्पेशल चिल्ड्रन। तो सबसे पहले ये कह रहा था ये कि सबसे पहले आप बच्चों को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, जब आप बच्चे को आइडेंटिफाई करोगे कि ये बच्चा डिसेबल है या नहीं, तभी आप आगे चल के उसके लिए स्टेप्स ले पाओगे, तभी आप उसको गाइड कर पाओगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से होगी कि कोई भी टीचर है, ठीक, वो उस बच्चे को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्वेशन जब आप करोगे, आप अच्छे से उसको देखोगे, उसे परखोगे, तभी आप समझ पाओगे ना कि कौन सा बच्चा कैसा है, किस बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा टाइम बिताओगे उनके साथ, तब जाके आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ओके ये बच्चा जो है ये स्पेशल चाइल्ड है, इसको स्पेशल नीड मतलब कि स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फिर आप उसे पढ़ाना चालू करोगे।
सेकंड हमारे पास है फोकस ऑन इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान अकॉर्डिंग टू हिज और हर एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसकी जो इंडिविजुअल एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाओगे, उसकी क्या डिसेबिलिटी है, क्या एबिलिटीज़ है, क्या कैपेसिटी है, क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे और उसके बाद उसको एजुकेशन, उसके बाद उसको गाइडेंस प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है असिस्टिव डिवाइस। असिस्टिव डिवाइस का मतलब हो गया कि एडिशनल डिवाइस जो कि आपके स्कूल्स के अंदर होने चाहिए। जैसे ये जो असिस्टिव डिवाइस है वो डिवाइसेस सिर्फ डिसेबल चिल्ड्रन के लिए हम बात कर रहे हैं कि डिसेबल चिल्ड्रन के लिए कौन कौन सी फैसिलिटी स्कूल्स के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो स्कूल फैकल्टी बच्चों को प्रोवाइड करे। ठीक है। और जैसे कि हमारे पास अगर मैं बताऊं तो जो कुछ बच्चे होते हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, तो उनके लिए स्कूल्स के अंदर जो डिवाइसेस अवेलेबल होनी चाहिए वो होनी चाहिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस, इसके बाद टेप रिकॉर्डर्स, कैसेट्स, हियरिंग डिसेबल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए हियरिंग लूप होनी चाहिए, हियरिंग एड्स होने चाहिए। ऑर्थोपेडिकली डिसेबल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए व्हील चेयर्स होनी चाहिए, क्रचेस होने चाहिए, केन्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जैसे ब्रेलर हो गया, एबैकस हो गया, ये सारी चीज़ें असिस्टिव डिवाइस के अंदर आती हैं कि जो स्कूल के अंदर मौजूद होनी चाहिए। जब भी डिसेबल चिल्ड्रन को इसकी ज़रूरत पड़े तो ये डिवाइसेस इनकी हेल्प कर सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू बेस्ड लर्निंग टू चिल्ड्रन, कि जो एजुकेशन हम बच्चे को दे रहे हैं वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को और कोई वैल्यूज ही नहीं उसके अंदर, जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उससे कोई उसके अंदर वैल्यूज नहीं आ रही, तो ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। तो हम हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर वैल्यूज डेवलप हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नॉर्मल बच्चा है और उसके सामने एक डिसेबल चाइल्ड गिर जाता है, तो अगर आपने वैल्यूज इनकलकेट की हैं तो ऑब्वियसली वो बच्चा जाके उसे उठाएगा, उसकी हेल्प करेगा, उससे पूछेगा कि तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी, या तू ठीक है या नहीं, या किसी को बुलाओ, पानी देगा, उससे मतलब कि उसको हेल्प करेगा। ठीक है। अगर आपने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं दी है तो वही बच्चा उस बच्चे पे हंसेगा, ठीक है, उसका मजाक उड़ाएगा, वो दो तीन लोगों को और बुला लेगा उसको उसके ऊपर हंसने के लिए। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का मतलब हो गया कि वैल्यूज इनकलकेट करना स्टूडेंट के अंदर, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है रिसोर्स टीचर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। रिसोर्स टीचर होती है जो कि स्पेशल टीचर होती है स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, जो बच्चे डिसेबल होते हैं, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए एक स्पेशल टीचर अवेलेबल होनी चाहिए जो उनको समझ सके, जो उनकी बातों को आराम से सुन सके, उनको समझ सके कि वो क्या कहना चाहता है या क्या उसकी दिक्कत है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसे गाइड कर सके। क्योंकि कभी कभी जो नॉर्मल टीचर होते हैं उसे समझ में नहीं आता कि बच्चा क्या कह रहा है या क्या कहने की कोशिश कर रहा है या इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि मैं टीचर को कैसे समझाऊं या क्या किस तरीके से मैं उसको अपनी बात जो है वो बता सकूं। तो ऐसे में रिसोर्स टीचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या करता है। वो अगर मौजूद है तो वो आसानी से बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, और वो आसानी से इसे समझ सकता है कि उसने उसी के बारे में पढ़ाई की है। ठीक है। उसने वही चीज़ पढ़ी है, तो वो आसानी से उस बच्चे को हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी में हमारे पास पेरेंट्स, पीयर्स और टीचर्स आ जाते हैं कि जो ये हमारी कम्युनिटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसेबल चिल्ड्रन को मोटिवेट करने में। तो कम्युनिटी में कौन आ जाता है? पेरेंट्स आ जाते हैं। पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनको पॉजिटिव वे में पुश करते रहना चाहिए कि डिसेबल बच्चे को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ मैं डिसेबल्ड हूँ या मुझे कोई डिसेबिलिटी है, तो वो हमेशा अपने आप को पीछे ही समझेंगे। तो ऐसे में पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो हमेशा उन्हें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे, उनसे कभी ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करे, उनको अपने राइट्स जो हैं वो उनको बताए कि ये तुम्हारे एजुकेशनल राइट्स हैं, ये तुम्हारा
मतलब ये तुम्हें गवर्नमेंट ने ये राइट दिया है कि तुम इक्वल ही एजुकेशन ले सकते हो। तो अगर पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो बच्चे के लिए बहुत हद तक वो जो डिफ़िकल्टी है वो बहुत ईज़ी हो जाती है उनके लिए, और वो ज़्यादा नेगेटिव ना जाकर पॉजिटिव सोचने लगते हैं अपने लाइफ के लिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स और टीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीचर्स को हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, और उनमें कभी बायस्ड नहीं होना चाहिए कि चलो ये नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं तो बस उनके ऊपर ध्यान दूँ, और डिसेबल चाइल्ड को क्या ध्यान देना है, इनकी तो बस की नहीं है। ये एटीट्यूड कभी होना नहीं चाहिए टीचर का। टीचर को हमेशा बच्चे को इक्वल नज़र से देखना चाहिए, और उसे हमेशा ये रखना चाहिए अपने माइंड में कि मैं अगर आई हूँ या आया हूँ क्लासरूम के अंदर, तो मुझे हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना, हर एक बच्चे को समझना है, और हर बच्चे को समझा कर जाना चाहिए कितना भी टाइम लग जाए। उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है और उसके अकॉर्डिंग उनको रेमेडीज प्रोवाइड करना है। इसी तरीके से जो पीयर्स हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो या जो क्लासमेट्स हैं या जो बच्चों के फ्रेंड्स हैं, उनको हमेशा एक कोऑपरेटिव नेचर रखना चाहिए, फ्रेंडली नेचर शो करना चाहिए दूसरों के प्रति। जो डिसेबल चाइल्ड है उनको हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए कि तू हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, या तेरे अंदर हमसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है किसी चीज़ को हैंडल करने की। उनको हमेशा इमोशनली सपोर्ट करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एवरी चाइल्ड। इस करिकुलम का मतलब हो गया कि करिकुलम हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी नीड के, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब कुछ करिकुलम थोड़ा सा रिजिड होता है तो नॉर्मल बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो डिसेबल चाइल्ड है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वो क्योंकि वो थोड़े स्पेशल चिल्ड्रन हैं, और वो ज़्यादा अच्छे, मतलब कि वो कर तो ले, लेकिन उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब भी करिकुलम बनाया जाए तो वो उनकी नीड को भी ध्यान में रख के बनाया जाए कि इसी करिकुलम को नॉर्मल बच्चे ने भी पढ़ना है और एक डिसेबल चाइल्ड ने भी पढ़ना है। तो कुछ ध्यान डिसेबल चाइल्ड के ऊपर रख कर ही करिकुलम को बनाना चाहिए कि वो चीज़ इससे होगी या नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, रिमूवल ऑफ बैरियर। बैरियर में हमारे पास सोशल, इमोशनल, पर्सनल और फाइनेंशियल बैरियर आ जाते हैं। तो हमेशा हमें कोशिश करते रहनी चाहिए कि हम जो डिसेबल चिल्ड्रन हैं उनको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दें। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हम तभी दे पाएंगे जब हम उन्हें एक पॉजिटिव नज़र से देखेंगे, उन्हें उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ एक फ्रेंडली नेचर शो करेंगे, और उनको हमेशा पुश करते रहेंगे, उन्हें ये हमेशा समझाते रहेंगे कि तुम हमसे, मतलब कि तुम हमसे कई ज़्यादा अच्छे हो और हमारे बिल्कुल इक्वल हो। तुम हमसे कमज़ोर नहीं हो, तुम हमसे पीछे नहीं हो, तुम हमारे इक्वल हो। और हम ये इक्वल कब मतलब बनाएंगे, जब हम उनके प्रति अच्छी सोच रखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, और यही एसएसए ने भी कहा कि डिसेबल चाइल्ड को ऐसा फील मत करवाओ कि वो कमज़ोर है या वो पीछे है या वो नहीं कर सकता। उसके लिए एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए जो कि स्ट्रेस फ्री हो सके, जो कि उसको ये समझा सके कि वो अलग नहीं है, वो हमारे जैसा ही है, और वो हमसे कई ज़्यादा अच्छा है, और वो हमारे बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल बैरियर या सोशल बैरियर या इमोशनल बैरियर या पर्सनल बैरियर, ये सारे बैरियर्स नहीं होने चाहिए। ये सारे बैरियर्स हम ही रिमूव कर सकते हैं और एक साथ ही रिमूव कर सकते हैं। तो इसको भी एसएसए ने कहा था कि ये बैरियर्स रिमूव कर देने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो फाइनेंशियल बैरियर अगर मैं बात करती हूँ, तो कभी कभी पेरेंट्स जो होते हैं वो डिसेबल चाइल्ड को स्कूल्स में नहीं भेजते, नॉर्मल बच्चों वाले स्कूल्स में, क्योंकि वो उनको लगता है कि मेरा बच्चा उसमें नहीं पढ़ पाएगा, उसके साथ क्या पता मजाक हो या उसे बुली करे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियली जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं हो पाते कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो वो भी एक बैरियर है। इसलिए गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जहाँ पर बच्चे को इक्वल एजुकेशन दी जा सके और फ्री एजुकेशन दी जा सके, ठीक है। तो ये भी अगर एक बैरियर की तरह काम करता है तो इस चीज़ को भी रिमूव कौन कर सकता है, हम और आप ही कर सकते हैं।
गवर्नमेंट ही कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट बड़े लेवल पे कर सकता है क्योंकि उनके पास हर जगह से पैसे आ रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो फ्री स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स खोलते हैं ताकि उस स्कूल्स के अंदर हर बच्चा एडमिशन ले सके, हर बच्चे को एजुकेशन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविजन ऑफ स्कूल अराउंड 1 किलोमीटर। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के अंदर ही आए। ये एसएसए ने क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था, या कभी तो क्या वहाँ उस दौरान बहुत बार ऐसा उस जमाने में बहुत बार ऐसा हुआ है कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी और गर्ल्स को ज़्यादा दूर भेजा भी नहीं जाता था। इसी तरीके से जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रख दी गई थी कि नहीं जाना है, कि मतलब तू डिसेबल्ड बच्चा है और तेरे लिए वहां तक दूर तक जाना अच्छा नहीं है, स्कूल इतनी दूर है, कैसे जाएगा, कैसे आएगा, या मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कौन तुझे स्कूल से लेकर आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम, मतलब कि ये जो बैरियर्स थे ना, वो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस थे। तो इसलिए एसएसए ने कहा कि स्कूल अगर 1 किलोमीटर के अंदर ही होगा तो आराम से लड़कियां भी आ जा सकेंगी, जो डिसेबल चाइल्ड है वो भी आ जा सकेगा। तो इसलिए स्कूल्स को हमेशा 1 किलोमीटर के अंदर ही बनाइए ताकि हर बच्चा स्कूल तक पहुंच सके, वहाँ की एजुकेशन ले सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्रेस एंड इवेलुएशन, कि स्कूल के अंदर किस बच्चे ने कितना मतलब वो उसने नॉलेज गेन की। वो आप कैसे चेक करोगे? बच्चे की प्रोग्रेस को कैसे देखोगे कि वो कहाँ था और कहाँ पर पहुंचा है, उसको कैसे इवेलुएट करोगे? तो ये प्रोसेस भी होना चाहिए कि प्रोसेस ऑफ इवेलुएशन स्कूल्स के अंदर होने चाहिए, जिसकी मदद से बच्चे को हम इवेलुएट कर सके, उसको हम बता सके कि तेरी कमियां कहाँ हैं, तेरी स्ट्रेंथ कौन सी है, या तो किस तरफ ज़्यादा अच्छा करेगा, या किस तरफ तेरा गोल, मतलब कि तू उस तरफ नहीं जा। ठीक है, तो बच्चे की इंटरेस्ट, उसकी कैपेसिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस हम कैसे बता पाएंगे उनको? जब हम उन बच्चों को इवेलुएट करेंगे। और इवेलुएशन टेस्ट के थ्रू होते हैं, एग्जाम्स के थ्रू होते हैं, जो ओरल टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, ईयरली टेस्ट जो होते हैं या मंथली टेस्ट होते हैं, इसके साथ साथ एग्जाम्स होते हैं। इसके बेसिस पर हम बच्चों को इवेलुएट करके और बच्चों को बता सकते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहाँ हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्कॉलरशिप स्कीम फॉर चिल्ड्रन। स्कॉलरशिप स्कीम की भी बात की गई थी एसएसए के अंदर। उन्होंने कहा था कि बच्चों के लिए स्कॉलरशिप रखनी चाहिए या रखी जानी चाहिए स्कूल्स में, ताकि हर बच्चा जो है वो स्कूल्स में आए। ठीक है, उस जमाने में बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही थी, माँ बाप बच्चों को स्कूल्स में भेजने ही नहीं चाहते थे। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कुछ बच्चे गरीब थे, उनके पास, कुछ माँ बाप गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो वहाँ पर उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं और स्कूल जाने के लिए वो पैसे कहाँ से दे। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे से, या आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन लेकर आई वो गवर्नमेंट, ताकि हर एक बच्चा स्कूल के अंदर आ सके। स्कॉलरशिप स्कीम इसलिए रखी गई ताकि बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव नेचर डेवलप हो सके, बच्चों के अंदर पढ़ने की इच्छा जाग सके कि नहीं, मुझे स्टडी करना है, मुझे आगे बढ़ना है, देश भी डेवलप होगा एक तरीके से। तो इसलिए स्कॉलरशिप स्कीम रखी गई कि बच्चा इसी बहाने मतलब पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा डिसेबल चिल्ड्रन के लिए भी अलग से स्कॉलरशिप स्कीम रखी जाती थी ताकि बच्चे जो हैं वो अपने आप को किसी से कम ना समझें। अब नेक्स्ट हमारे पास है आरटीई 2009। आरटीई एक्ट 2009 ये कहता था कि हर एक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। हमारा आर्टिकल 21A यही कहता है कि हर एक बच्चे के पास ये अधिकार है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले सके। ठीक है, कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को कोई दूसरा इंसान या कोई स्कूल ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। और कोई भी बच्चा डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पर, क्रीड के बेसिस पर या जेंडर के बेसिस पर। हर बच्चा गवर्नमेंट के लिए इक्वल है, हर बच्चा लॉ के अंदर इक्वल है। और इसीलिए ये आर्टिकल बनाया गया था ताकि हम बच्चों को ये समझा सके और माँ बाप को भी ये समझा सके कि
फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हर बच्चे के लिए है और हर पेरेंट्स अपने बच्चों को मतलब कि स्कूल्स में भेजें। इसके अलावा आरटीई ये भी कहती थी कि बच्चे की जो एडमिशन होती है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए और कोई भी स्कूल फीस या एक्सपेंस नहीं ली जानी चाहिए, या कोई भी स्कूल जैसे स्कूल जो है वो बेवकूफ़ बना के कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं कि फीस ले लेते हैं। तो ये पता होना चाहिए पेरेंट्स को कि स्कूल फीस नहीं देनी है। और इसके अलावा जैसे कि फैसिलिटीज़ हो गई, जैसे फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो रिमोट एरियाज में अवेलेबल होनी चाहिए, इस पर भी आरटीई ने बोला था कि फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, स्पेशली डिसेबल चिल्ड्रन के लिए होनी ही चाहिए। और एक सर्टिफिकेट, जब बच्चा पूरी तरीके से 14 वर्ष की एजुकेशन पूरी कर लेते हैं तो बच्चों को एक सर्टिफिकेट ज़रूर दिया जाए जो सर्टिफाई करता हो कि यस, इस बच्चे ने ये एजुकेशन पूरी कर ली है और अब वो आगे एजुकेशन करना चाहता हो तो वो वहाँ से भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये था कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए आरटीई ने ये कहा कि उन्होंने कम से कम 25% डिसेबल चिल्ड्रन अपने स्कूल्स में लेने हैं और उन डिसेबल चिल्ड्रन की कोई फीस नहीं लगेगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, सरकारी में तो खैर नहीं लगती, अब तो चलो आई थिंक थोड़ी बहुत फीस लगती है 25-30 रुपए, लेकिन प्राइवेट स्कूल में कहते हैं कि अगर आप 25% उस ज़माने में था कि आरटीई के तहत कि 25% बच्चे रखने हैं, डिसेबल चिल्ड्रन रखने हैं और इन बच्चों से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। और जो इसकी प्रोविजंस थे वो बिल्कुल ही एसएसए के तरह ही थे, सेम ही थे, तो इसलिए मैंने इनको अलग से नहीं लिखा है। अब मैं आरटीई आपके लिए पढ़ देती हूँ। आरटीई एक्ट 2009 सेज दैट the child between the age of 6 to 14 has the right to free and compulsory education. Article 21A says that every child should get free and compulsory education. The children should be admitted to school according to their age. No school fees or expense shall be charged by schools. Facilities like free transportation should be provided for remote areas children. Child that has completed elementary education shall be given a certificate. For private school, it was necessary to admit at least 25% of disabled children in their school without any fees. So I hope आपको एसएसए और आरटीई समझ में आया होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और शेयर जितने ज़्यादा कर सकते हैं आप उतने ज़्यादा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।